नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल की 7th प्रश्न पत्र के अंतर्गत देसीकरण, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पहले, जैसा कि आपको सबको पता है कि अपन ने संदर्भीकरण के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। उसमें भारत शास्त्र के अंतर्गत आइडियोलॉजी में गोरे और ड्यूमा, संरचनात्मक प्रकार्यवादी श्रीनिवास, वैसी दुबे, मार्क्सवादी ए.आर. देसाई व रामकृष्ण मुखर्जी, सभ्यात्मक संदर्भवादी एन.के. बोस व सुरजीत सिन्हा, अधीनस्थ समूहवादी अंबेडकर, डेविड हार्डिमेन व रणजीत गुहा, सांस्कृतिक उपागम योगेंद्र सिंह आदि समाजशास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं का जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें से कई उपागम भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में समझने का हमें मदद देते हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बातचीत करेंगे देसीकरण, इंडिजिनाइजेशन किसे कहते हैं, कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं देसीकरण की आवश्यकता। बौद्धिक स्तर पर एशिया में सामाजिक विज्ञानों में एक प्रमुख संकट देसीकरण का है, अर्थात देशीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर विदेशों में आयोजित सैद्धांतिक व्याख्याओं और पद्धति की पद्धति का देश की सामाजिक व्यवस्था को समझने में उसकी उपयोगिता तथा उसकी व्यावहारिकता के संबंध में प्रश्न उठाए जाने लगे। देसी विचारों को या स्थानीय विचारों को स्वीकार करने और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए स्थानीय पद्धति का प्रयोग करने वालों का एक आंदोलन सा छिड़ गया है। देशीकरण की यह व्याख्या अलग अलग देशों में विचरित की गई है। जिन देशों में सामाजिक विज्ञान स्वीकृत किए गए हैं उनमें से इसे इस प्रकार से देखा गया है कि ये सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन के लिए देसी श्रेणियां स्वीकार करें और अध्ययनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो, बौद्धिक स्तर पर तथा बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि भी इसका लक्ष्य है। इन देशों को ऐसा लगता है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे विवेचित नहीं किए जाते। दूसरे स्थानों में देशीकरण के दूसरे अर्थ भी हैं। वहां कहा जाता है कि अध्ययन और लेखन का माध्यम स्थानीय भाषा में होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसे हो जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एक ओर जहां विदेशी सैद्धांतिक व्याख्याओं और प्रयुक्त पद्धतियों का विरोध है, तो दूसरी ओर ऐसे प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जिनमें देसी सामाजिक विज्ञानों का निर्माण किया गया है। यह चिंतन स्थानीय परिप्रेक्ष्य से प्रभावित है, पर ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जिसने सामाजिक विज्ञानों के लिए कोई एशियन परिप्रेक्ष्य पैदा किया हो। यह देखने की बात है कि इन सारे प्रयत्नों से एक सार्वभौमिक वैश्विक सामाजिक विज्ञान उभरता है या संकुचित स्थानीय स्तर का सामाजिक विज्ञान। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों के लिए अनेक अवसर खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हीं आधारों पर जोड़ा जा सकता है
यह भी कहा जा सकता है कि देसीकरण की प्रक्रिया में ऐसी प्रवृत्तियों का पर निगाह रखने की आवश्यकता है जो कहीं इस प्रयास को विकृत न कर दे। अटल ने 2003 में इस प्रकार की बात कही। विकास की नीतियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि उसे देसी संदर्भ में देखा जाए तो समाज वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण की अवहेलना कर रहे हैं। उपयुक्त संदर्भ में विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा हो सकती है। 1970 में सामाजिक विज्ञानों के देसीकरण के समर्थक एकत्रित हुए थे। विभिन्न देशों से एकत्रित विद्वानों ने मस्तिष्क की जकड़ की चर्चा की थी। बहुत से पश्चिमी विद्वानों ने भी इसी संदर्भ में वक्तव्य दिए थे। एशिया में सामाजिक विज्ञानों में शिक्षण और शोध पर आयोजित पहले सम्मेलन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। यह सम्मेलन 1973 में यूनेस्को द्वारा शिमला में आयोजित किया गया था। बाद में 1976 में पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित समाज विज्ञान सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन की चर्चा की गई थी। सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि 90% समाज वैज्ञानिक एशिया से ही हैं। 1977 में एक बड़ी संस्था नेशनल सोशल साइंस काउंसिलिंग में भी देसीकरण पर चर्चा की गई। 1978 में वेनर ग्रेन फाउंडेशन में मानवशास्त्र के देसीकरण का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो 1979 के प्रारंभ में कोरियन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने एक सम्मेलन में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में सामाजिक विज्ञानों में पाश्चात्य दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई थी। इसी संदर्भ में सितंबर 1979 में एसोसिएशन ऑफ एशियन सोशल साइंसेज रिसर्च काउंसिल AASSRC, जो अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल साइंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका एक विशेष पैनल मनीला सम्मेलन के लिए तय किया गया था। इस प्रकार से इस समस्या के प्रति काफी चिंता व्यक्त की गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य देसीकरण पर हुई बहस को समन्वित रूप से देखना है। इस लेखन के लिए हम योगेश अटल 2003, सुरेंद्र शर्मा 1995, योगेंद्र सिंह 1995 की रचनाओं पर अधिक केंद्रित है। एशिया में समाज विज्ञानों का देसीकरण अभी तक केवल मात्र एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह विचार विभिन्न स्तरों से उभरा है। यद्यपि अलग अलग लोगों ने अलग अलग पक्षों पर अपने को केंद्रित किया है, अभी तक परिभाषात्मक पक्ष भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अलग अलग बातें कही हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समाज विज्ञान अलग अलग चरणों में है। इनका परिचय उन देशों में अलग अलग उपनिवेशवादी शासकों में बांटा था। विभिन्न विषयों पर जोर, पहली पीढ़ी का प्रशिक्षण, समाज, संस्कृति और साहित्य सभी कुछ उपनिवेशवादी चिंतन और प्रभाव से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक स्तर पर स्थानीयकरण तथा राष्ट्रीयकरण के नाम पर धीरे धीरे उपनिवेशवादी विचार दृष्टि पर प्रभाव पड़ने लगा। यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू ने देसीकरण और महात्मा गांधी ने स्वदेशी की मांग की थी। देसीकरण के प्रवक्ताओं का सैद्धांतिक पलटवार कायम था। अटल 2003 के अनुसार देसीकरण के कुछ सकारात्मक पक्ष निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए थे। पहला, देसीकरण स्वयं की जागृति तथा उधारी चेतना को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह आंतरिक विचार पक्ष को उभारने का प्रयास भी है। यह विद्वता का एक ऐसा प्रयास था जिसमें पश्चिम द्वारा प्रस्तुत विचारों को अलग कर उनके स्थान पर देश की आंतरिकता को देसी सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाना था। दूसरा, देसीकरण की भावना या उसका विचार था कि या मकसद यह था कि मानव समाज के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को तलाशा जाए,
इसमें सामाजिक वैज्ञानिकों को दिमाग संकुचित होने से बच जाएंगे, इससे मानसिक दासता से मुक्ति मिलेगी और व्यवसायत्मक क्षमता का विकास होगा। भारतीय समाज को एक नए चश्मे से देखना अपने आप में एक उपलब्धि थी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समस्याओं को देशीकरण एक नई दृष्टि से देख सकता है, उसे पुनर्परिभाषित कर सकता है। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए एक गतिशील परिप्रेक्ष्य का विकास किया जाए। नेक्स्ट, देशीकरण का अर्थ प्राय यह नहीं है कि सकरा संकुचितीकरण जैसा दृष्टिकोण पैदा किया जाए या भौगोलिक आधार पर संपूर्ण ज्ञान छोटे छोटे वैचारिक आधारों में बंट जाए या मिथ्या सार्वभौमिकरण तथा आधुनिकरण से मुक्ति मिले। केवल राष्ट्रीयता के नाम पर देशीकरण के दृष्टिकोण को संपूर्ण ज्ञान को सीमित कर देगा। कृष्ण कुमार 1979 में अपने लेख इंडिजिनाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इन द सोशल साइंसेज में 3 प्रकार के देशीकरण का उल्लेख किया है। पहला, संरचनात्मक, तत्वात्मक और सैद्धांतिक। पहला, संरचनात्मक देशीकरण से अभिप्राय के संदर्भ में संस्थात्मक और संगठनात्मक रूप व क्षमता विकसित करे जो सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को पैदा कर तथा उसे विस्तारित कर सके। दूसरा, तात्विक देशीकरण से अभिप्राय उस सामग्री की चर्चा से है जो सामाजिक विज्ञान में होनी चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि सामाजिक विज्ञानों को अपने ही समाज, अपने ही जन और अपनी ही आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं पर केंद्रित होना चाहिए। सिद्धांतीकरण देशीकरण से अभिप्राय है कि स्वतंत्र रूप से अवधारणात्मक तथा सैद्धांतिक आधारों की रचना हो। इसका अभिप्राय यह भी है कि विज्ञान के लिए विश्व दृष्टि बदली जा सके और ज्ञान की नई संरचना तैयार की जा सके। कृष्ण कुमार संरचनात्मक या तात्विक देशीकरण को समस्या मूलक नहीं मानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक देशीकरण की उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। संभवतः वे सही कहते हैं कि देशीकरण नहीं अपितु पराराष्ट्रीय क्षेत्र सहयोग का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। यह संबंध में उलझन का मात्र एक पक्ष है। उनकी मान्यता है कि यद्यपि काफी ऊंचे स्तर पर इस प्रकार की वार्ताएं हैं, पर देशीकरण का अभिप्राय एक ऐसी रणनीति बनाने का है जिसमें 2 सूत्र पूरे हो सके। एक तो सार्वभौमिक सामाजिक संस्कृति परिवेशों में अपनी जड़ ढूंढी जा सके। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस सारी चर्चा में देशीकरण का आंतरिक विकास के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यदि संदर्भों को समझा जाए तो इसका आशय यही है कि विकास की सारी प्रक्रिया आंतरिक संदर्भों से ही पैदा हो और ऐसे विकास में बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो। वस्तुतः यह देशीकरण शब्द बाह्य शक्तियों द्वारा प्रायोजित तथा संयोजित विकास प्रक्रिया की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। यह बात दूसरी है कि बाह्य चिंतन अभी भी भारत में प्रभावशाली है। ईमानदारी से यह बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। यह एक नए ताने बाने के जन्म को जन्म देता है और स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भों को स्थापित भी करता है। वर्तमान अकादमिक प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि विषय अब वैश्विक स्तर का है। यह केवल एशियाई देशों पर उठाए गए प्रश्न नहीं है। कनाडाकरण पर लेखकों को देखा जा सकता है। तीसरी दुनिया के समाज वैज्ञानिकों के लिए यह जले पर नमक छिड़कने के समान है। फिजी के जॉन सेमी ने यंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सम्मेलन में आकर्षक और भावनात्मक कुछ विशिष्ट शब्दों को ही धकेला गया और जिनको सुना भी गया है। इसमें से कुछ शब्दों का उत्पाद स्थानीय था, कुछ शब्दों का देशीकरण था जो विशेष से उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस सम्मेलन में भाग लेने वालों का विभाजन था। एक और विदेशी थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के निवासी तथा अन्य महानगरीय संस्कृति के लोग थे, तथा दूसरी और स्थानीय वे पैसिफिक द्वीपों के लोग
सब एक दूसरे के विचारों की सामंजस्यता के लिए काम चाहते थे। जो लोग विदेशी थे वह जानना चाहते थे क्या उनके द्वारा किए गए शोध कार्य पैसिफिक के निवासियों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। दूसरी ओर सिडनी के लोग इस आमंत्रण को अपना गौरव मान रहे थे और विदेशियों द्वारा अपने यहाँ किए जाने वाले शोध कार्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे। धन्यवाद। आज अपन ने देशीकरण की आवश्यकता की बात की। कल अपन इसी को कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे कि देशीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।